हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं अक्षय भाई? हेलो अक्षय, हेलो मिष्टी। सबसे पहले तो आज तो दोनों टाइम पे आ गए हैं एकदम, बहुत बढ़िया। और सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। 3 सब्सक्राइबर 4 सब्सक्राइबर मैंने सुबह देखे थे तब बढ़े थे। अभी कितने बढ़े हैं भाई, बताओ तो ज़रा। तो क्लासेस चालू रहेंगे? हाँ, अगर बड़े होंगे तो ज़रूर चालू रहेंगे। मुझे क्लासेस लेने से कोई आपत्ति नहीं है, मैं रोज लूंगा जब तक मैं कराड़ में मतलब अपने घर पे हूँ। नहीं तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। बाकी लोग कौन आ गए हैं भाई? 4 लोग देख रहे हैं, 2 लोगों के लाइव चैट दिख रहे हैं। बताओ, फटाफट बताओ कौन कौन आ गए। ओ 494, वेरी गुड। बस 500 हिट करना है हमें फटाफट, और फिर आपके लिए सरप्राइज आने वाला है। सो हेलो तनिष्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कौन आ गए हैं बताइए। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके बारे में आपने सुना होगा और बहुत लोग इससे डरते हैं, लेकिन ये काफी आसान टॉपिक है। इसको पढ़ना मतलब हलवा है, तो इसलिए पढ़ लेंगे। हेलो साध, ठीक है। तो स्टार्ट करें सेशन को। साध भाई आजकल दिखते क्यों नहीं? साध भाई की डिमांड थी लाइव सेशन चाहिए, लेकिन साध भाई ही नहीं दिखते, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, स्टार्ट करें। और आज वापस हम एक मूवी देखने वाले हैं। ओके, हेलो समन, 5 लोग आ गए। लाइक ठोको, लाइक ना किया हो तो। एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड एक मूवी देखेंगे, ठीक है। और मैं जितना हो सके ट्राई करता हूँ आपके लिए मूवीज लाने का, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, एज आई कैन सी। तो इसीलिए हम देखते हैं। ओके, शुरू होने के पहले ही 5 लाइक। अरे वही तो, 5 लाइक कहाँ से हो गए शुरू होने के पहले? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ हियर इज अ मूवी फॉर यू। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मैं बीच में नहीं आना चाहिए ना। अरे यार, ये क्या छोटा हो गया? रुको 1 मिनट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे लाइव चैट भी दिखता रहेगा, आप भी दिखते रहेंगे, और मूवी भी दिखेगी आप लोग, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिएगा, बस इसको एडजस्ट कर लूँ थोड़ा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी हमें हेलो इलेक्ट्रिक करंट की यश। जरूरत होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं बैटरीज का। देखो, बैटरीज में होते हैं केमिकल, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। लेकिन यार, ये तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए सही है, जैसे कि अगर कुछ टॉयज वगैरह हो, या फिर घड़ी हो, या फिर मोबाइल फ़ोन हो, तो उसके लिए तो बैटरी का इस्तेमाल करना ठीक है। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना हो एक बड़े स्केल पे, जैसे कि दुनिया में लाखों करोड़ों घर हैं, और उन सारे घरों में अगर मुझे करंट को पहुंचाना है, तो उसके लिए तो यार बहुत बड़ी बैटरी चाहिए होगी, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यार, ये तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो हमारा सवाल आज का ये है कि क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं बिना बैटरी का इस्तेमाल किए हुए, बिना केमिकल्स का इस्तेमाल किए हुए? तो आओ देखते हैं। तो हमने पहले ये देख रखा है कि अगर हम करंट को पास करें एक कॉइल के थ्रू, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। इसका मतलब कि हम करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही क्यूरियस साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। उन्होंने सोचा कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, मतलब कि क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकता हूँ? क्योंकि देखो, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ ना, तो हम करंट को जनरेट कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, बिना बैटरी और केमिकल का इस्तेमाल किए हुए। तो फैराडे बहुत ही एक्साइटेड हो गए, और उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए इसी चीज का पता लगाने के लिए। तो आओ आज हम फैराडे की तरह सोचते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हमें करने पड़ेंगे इस चीज को चेक करने के लिए। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक सर्किट जिसमें कि हम करंट को एस्टैब्लिश कर सकें। तो इसके लिए आओ एक कॉइल को ले लेते हैं, और हाँ, इसमें मुझे एक करंट सेंसिंग डिवाइस को भी लगाना पड़ेगा, जो कि हमें बता सके कि करंट कब फ्लो कर रही है। तो इसके लिए फैराडे ने यूज किया था गैल्वेनोमीटर का, जो कि हमें बताता है कि करंट कब इसमें फ्लो कर रही है। और इसकी नीडल के डिफ्लेक्शन से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेकिन यार, गैल्वेनोमीटर थोड़ी बोरिंग डिवाइस होगी। अब यहाँ पे हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, और हम यहाँ पे मान लेंगे कि जब बल्ब येलो ग्लो कर रही है तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और जब ये ब्लू ग्लो कर रही है
तो करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये अब इतना हमें इस आपको समझ में आ गया। हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, हम गैल्वेनोमीटर नहीं ले रहे, हम यहाँ पे एक सिंपल बल्ब ले रहे हैं। मतलब एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दैट विल बी अ लिटिल बोरिंग, तो इसीलिए हम यहाँ पे बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बल्ब की डायरेक्शन जब सही से होगी तब ये बल्ब येलो ग्लो करेगा, और जब बल्ब में उल्टी डायरेक्शन में करंट आएगा तब ये ब्लू ग्लो करेगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एंड हेलो जयंत, और प्लीज नेक्स्ट टाइम से लेट मत कीजिएगा, में मजा आने वाला है। और देखो यहाँ पे मुझे बैटरीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने अब वाली। देखना, हमें तो ये चेक करना है ना कि क्या हम करंट को जनरेट कर पाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, ना कि बैटरी की मदद से। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने लाके रख दिया एक बार मैग्नेट को। तो देखो इसे कॉइल के पास लाके रख देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो यार यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बल्ब तो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही। देखो इसका मतलब हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लाया, उसके पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है, उसको आसपास हम ऐसे ही लेके आए और कुछ नहीं हुआ। ये तो बल्ब कुछ भी नहीं हुआ इसको, ठीक है। मतलब जो हमने सोचा था कि भाई एक हमारे पास है ये क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं क्या हम इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये दावा गलत साबित हुआ। सर्किट में कोई भी करंट नहीं है, लेकिन यार मैग्नेटिक फील्ड तो है यहाँ पे। यहाँ मैंने एक बार मैग्नेट को रखा है, तो इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट को जनरेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट को जनरेट नहीं कर सकते। तो यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। चलो मैग्नेट को यहाँ से हटा, वो ये बल्ब अभी अभी फ्लैश किया। यार एक बार फिर से मैग्नेट को वापस ला, ओह ये बल्ब फिर से फ्लैश किया, इस बार ब्लू कलर से, यानी कि करंट इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। लेकिन देखो एक्साइटिंग चीज ये है कि हमने करंट को जनरेट कर लिया है बिना बैटरी के इस्तेमाल के, भले ही 1 सेकंड के लिए क्यों नहीं किया हो। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है ना कि करंट तभी जनरेट हो रही है जब ये मैग्नेट मूव कर रहा हो, ना कि जब ये मैग्नेट रेस्ट पे हो। तो ये देख के फैराडे भी बहुत ही सरप्राइज थे। अब चलो कुछ और खेलते हैं इसके साथ। क्या होगा अगर मैग्नेट रेस्ट पे हो और हम कॉइल को मूव करवाएं, क्या तब करंट जनरेट होगी? तो आओ देखते हैं। तो हाँ बिल्कुल, करंट यहाँ पे भी जनरेट हो रही है, बल्ब फ्लैश कर रहा है जब हम कॉइल को मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि या तो कॉइल या फिर मैग्नेट, दोनों में से किसी एक को मूव करना पड़ेगा और तभी हमें करंट मिलने वाली है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ यार? अब इसे जानने के लिए फैराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, अब उसे देखते हैं। तो इस बार एक मैग्नेट के बजाय हम एक कॉइल का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे कि हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। अब देखो आइडिया ये है ना कि जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो वैसे इसमें करंट फ्लो करने वाली है, जिसके कारण कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब हमें ये देखना है कि क्या ये फील्ड इस कॉइल में एक करंट को जनरेट कर पाती है या नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट में मैं इसे प्राइमरी कॉइल बुलाने वाला हूँ, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, और इसे मैं सेकेंडरी कॉइल बुलाने वाला हूँ, जिसमें कि हमें करंट को जनरेट करना है बिना बैटरी के। तो देखो वैसे बेसिकली हम एक मैग्नेट के बजाय बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज है ना। आपको पता है कि जो हमारा जो सोलेनॉइड होता है, ये सोलेनॉइड से बाहर मैग्नेट जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो हम उसकी जगह पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, नाउ लेट्स तो इसको क्लोज करते हैं। और अरे यहाँ पे तो फिर से एक फ्लैश देखने को मिली। तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? तो देखो यहाँ अभी अभी सर्किट तो क्लोज है, एक करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, यानी कि इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। लेकिन हमें कोई भी करंट देखने को नहीं मिल रही है सेकेंडरी कॉइल में, हमें बस 1 सेकंड के लिए एक करंट देखने को मिली थी। तो यार ये हो क्या रहा है? तो हम एक बार स्विच को ओपन कर, ओह फिर से एक फ्लैश देखने को मिली। तो फैराडे को ये पता लगाना था कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या कॉमन है इस मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट में और इस कॉइल के एक्सपेरिमेंट में। तो क्यों नहीं तुम भी इसे सोचने की कोशिश करो। हिंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ही सोचना। वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से सोचने की कोशिश। अब देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, अच्छा उन्होंने हिंट दिया है, देखो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में हमें सोचना है। देखो जब आप इस सोलेनॉइड को जब आप ओपन करते हो या क्लोज करते हो इस प्लग की को, तो क्या होगा? जब आप इसको क्लोज करते हो इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा करंट फ्लो हो रहेगा, क्या मतलब है? उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तुमने जब इस प्लग की को ऐसे ओपन कर दिया तब क्या हुआ? करंट फ्लो होना बंद हो गया, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड भी उसके बाहर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जब आप इसको
बंद करते हैं खोलते हो ना, तब उतने थोड़े से एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही ये जो बल्ब है ये ग्लो करता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में सोचेंगे तो वही चीज है ना कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी और उससे वो चालू, अरे तनिष्क वगैरह सब छोड़ दो यार, लाइक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इस सोलेनॉइड को क्या कहते हैं, सोलेनॉइड से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, मतलब पहले नहीं थी, फिर एकदम से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तब ये सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होता है और ये बल्ब ग्लो होता है। और जब हम क्या करते हैं, ये जो सोलेनॉइड कॉइल है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और उसको बंद करते हैं, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पहले थी अब गायब हो गई और उस तभी ये जो बल्ब है वो ग्लो करता है। तो ये था जो कि माइकल फैराडे साहब को समझ में आ गया, ठीक है। करो। अब अगर तुम नहीं सोच पाए तो घबराने की कोई बात नहीं, तो ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। आओ देखते हैं कि फैराडे ने क्या सोचा। अपने बार मैग्नेट और कॉइल के एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं। देखना तो देखो, फैराडे ने ये नोटिस किया कि जब भी हम मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहे हो, कॉइल के टुवर्ड्स, तब एक फ्लैश देखने को मिल रही है, और जब भी हम इसे अवे मूव कर रहे हो तब हमें एक फ्लैश देखने को मिल रही है। यानी कि करंट तभी जनरेट हो रहा है जब मैग्नेट टुवर्ड्स या अवे मूव कर रहा हो। फिर फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल के टर्म्स में सोचना चालू किया। उन्होंने ये सोचा कि देखो, जब हम मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहे हो तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि देखो मैग्नेट पास में आ रहा है और तब हमें एक फ्लैश देखने को मिल रहा है। और जब हम इस मैग्नेट को अवे मूव कर रहे हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल, इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है और तब हमें एक फ्लैश देखने को मिल रहा है। तो यानी कि उन्होंने कहा कि हो सकता है यार, जब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल ये चेंज करे, या तो बढ़ रही हो या तो कम हो रही हो, तभी हमें एक फ्लैश देखने को मिलेगा। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है कि ये जो सबसे बाहर वाली सबसे बड़ी लाइन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीक होगी, सबसे कमजोर होगी, और ये जो अंदर वाली लाइन है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो रहा है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग से वीक या वीक से स्ट्रांग कर रहे हैं, तभी ये बल्ब ग्लो होता है, ठीक है, तभी ये बल्ब ग्लो होता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो माइकल फैराडे साहब ने सोचा, ठीक है। अब आगे देखिए, तभी एक कॉइल में एक करंट जनरेट होने वाला है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करे तब हमें एक करंट मिलता है। लेकिन अगर मैग्नेट स्टेशनरी रखा हुआ हो तो देखो, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है कॉइल के थ्रू, लेकिन ये चेंज नहीं कर रही है और यहाँ पे कोई भी करंट हमें नहीं देखने को अब ये समझ में आई आपको बात? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रही, तो इसीलिए कोई करंट नहीं दिख रहा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है तब हमें करंट दिखता है, ऐसा वो कहना चाहते थे। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल, ये कॉइल में एक करंट को जनरेट करने वाली है। अब आओ इसी चीज को अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखो, इस केस में हमें फ्लैश तब देखने को मिल रही थी जब हम स्विच को क्लोज कर रहे हो या फिर जब हम स्विच को ओपन कर रहे हो। देखो, बीच में हमें कोई भी फ्लैश नहीं मिल रही थी। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखो, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो फिर सर्किट में एक करंट फ्लो करना चालू कर देता है। अब मान लो कि इस करंट की वैल्यू कुछ 1 एम्पियर के बराबर, तो जब स्विच ओपन था तो फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही थी, 0 एम्पियर की करंट थी, और जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया तो फिर इसमें 1 एम्पियर की करंट आ गई। लेकिन यार मेरा सवाल ये है कि क्या करंट 0 से 1 ये तुरंत इंक्रीज करती है जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं? नहीं, तो नहीं, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट धीरे धीरे 0 एम्पियर से 0.1 एम्पियर, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते ये 1 एम्पियर तक इंक्रीज करती है। देखो हाँ, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही जल्दी होता है, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही, इसलिए हमें पता नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, करंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रही होती है, यानी कि कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर करंट 0 एम्पियर से 1 एम्पियर तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है तो यार इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करने वाली है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अब देखो, अगर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज करे तो यानी कि इसमें एक करंट जनरेट होने वाली है। तो यानी कि 1 मिलीसेकंड के लिए इसमें एक करंट होगी और हमें एक फ्लैश देखने को मिलने वाला है। अब देखो, एक बार जब करंट ये इंक्रीज होके 1 एम्पियर तक पहुंच गई, उसके बाद तो करंट चेंज नहीं करने वाली है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट हो जाएगी, ये चेंज नहीं करेगी। यानी कि फील्ड थ्रू द कॉइल ये अब चेंज नहीं करने वाली है। तो यानी कि हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा। एक बार ये स्विच बंद हो जाए और करंट मैक्सिमम हो जाए तो फिर कोई भी करंट नहीं मिलने वाला है, इस सेकेंडरी कॉइल में कोई भी फ्लैश नहीं होगी। अब बिल्कुल ही सिमिलर चीज होगी जब हम स्विच को ओपन करेंगे। जैसे मैंने स्विच को ओपन किया वैसे ही इसकी करंट
ये 1 एम्पियर से रिड्यूस होकर 0 एम्पियर तक पहुंच जाएगी, लेकिन धीरे धीरे, और इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी। और देखो, इसका मतलब कि सेकेंडरी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ये रिड्यूस हो रही है, ये चेंज कर रही है, और इसलिए इस मोमेंट पे इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होने वाली है और हमें एक फ्लैश देखने को मिलेगा। अब ये सब कुछ हो जाता है बहुत ही जल्दी, कुछ मिली सेकेंड्स में, और इसलिए ये फ्लैश ये तुरंत होती है और ये गायब हो जाती है। तो फैराडे की डिस्कवरी ये थी कि एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इससे हमें करंट नहीं मिलता है, बल्कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इससे हमें करंट मिलता है। अब देखो, यहाँ पे हमें करंट मिल रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण, तो इसलिए हम इसे एक नया नाम देते हैं, इसे हम बुलाते हैं इंड्यूस करंट। इंड्यूस मतलब कि किसी के प्रभाव के कारण होना। अब देखो, इसे हमने एक नया नाम इसलिए दिया ना ताकि हम इसके बारे में आसानी से बात कर पाए। अब कल को मैं कहूंगा इंड्यूस करंट, तो तुम ये समझ जाना कि ये बैटरी वाली करंट नहीं, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड वाली करंट है। अब देखो, यहाँ पे करंट है तो यानी कि वोल्टेज भी होगा, तो वोल्टेज के कारण ही तो चार्जेस ये मूव कर पाते हैं और हमें एक करंट मिलती है। तो यानी कि यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक वोल्टेज को भी जनरेट कर रहा है, और इस वोल्टेज को हम एक नया नाम देते हैं, इसे हम बुलाते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब इस फिनोमेना को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन असल में ये बताता है कि अगर एक कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज कर रही है, तो उस कॉइल में एक करंट और वोल्टेज इंड्यूस होने वाली। अब देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार फैराडे पूरी दुनिया को ये बात बता रहे थे, तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट जनरेट होता है, इससे क्या हो जाएगा। तो फिर फैराडे ने कहा कि एक दिन सारे घरों में बिजली इसी के कारण आने वाली है, और आज भी 200 साल के बाद भी हम सभी के घर में बिजली इसी के कारण आती है। तो हमने कल के सेशन में, जो लोग कल आए थे उनको पता होगा, हमने वो जो मूवी देखी थी ना कल, उसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि एक मैग्नेट होता है, वो रोटेट करता है, और उस मैग्नेट रोटेट करने की वजह से वो जो वायर है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो जो जनरेटर है ना, उस जनरेटर में एक मैग्नेट होता है। अब वो मैग्नेट जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और हमने देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इतने सारे घरों में जो लाइट पहुंच रही है ना, वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से पहुंच रही है। क्या आपको बात समझ में आई? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर नाउ? कोई डाउट है पूछ लो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, सब लोग है ना बीच में से क्यों सेशन छोड़ के जाते हैं? शुरुआत में देखते हैं और बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ये क्या बात है? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया क्या? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, अक्षय को आ गया। अभी हम थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं भाई, मूवी तो देख ली, थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है। बाकी लोग, समन है, तनिष्क है, मिष्टी है, यश है, बहुत अच्छे से समझा, वेरी गुड, अच्छा है, ठीक है, समझ में आ गया, नो डाउट्स। ओके, साथ को भी ठीक है। बाकी लोग कोई डाउट्स है तो पूछ लो, नहीं तो थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट्स है? चलिए तो देखते हैं हमारी थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। पहले ये थ्योरी इसलिए पढ़नी है क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो वहां पे उन्होंने ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, तो इसलिए वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट इफ वी कीप एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट flowing through the conductor in perpendicular to the magnetic field, then a force is exerted on the conductor. तो अगर वो कंडक्टर आपके मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल नहीं है, अब जो लोगों ने कल का सेशन नहीं देखा शायद उनको ये समझ में ना आए, ठीक है, तो वो पहले देख लेना। लेकिन देखो, अगर आपका जो कंडक्टर है, यहाँ पे हम वायर का केस लेते हैं, वो वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अगर वो उसके साथ परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे या फिर कोई एंगल पे है तो उस पर फोर्स डेफिनेटली लगेगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस द कंडक्टर मूव्स, इसी की वजह से क्या है, जो कंडक्टर है मतलब फॉर एग्जांपल वायर है, वो मूव करेगी। भाई फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, वो वायर मूव करेगी। बट इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेशनरी कंडक्टर इज चेंजिंग, व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे,
ठीक है, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक कंडक्टर के आसपास लाएंगे तो उससे क्या होगा, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, नाउ माइकल फैराडे की कहानी। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, रिसर्च वाज डन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे। इन द ईयर 1831, Faraday showed that an electric current can be produced in a conductor with the help of a moving magnet। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे एक्चुअली स्लाइड रह गई है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस व्हिच वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर। तो पहले हमने जो इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी थी ना, उसी प्रिंसिपल पर ये गैल्वेनोमीटर भी चलता है। वी कैन मेक सम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स विद इट। ठीक है, अ कॉइल इज पोजीशन्ड बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट इन सच अ वे दैट द पॉइंटर ऑन द गैल्वेनोमीटर डायल इज कनेक्टेड टू इट। तो देखिए ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर होता है ऐसा कांटा, और ये कांटे से हमें पता चलता है करंट वगैरह के बारे में। ठीक है, देखिए व्हेन अ स्मॉल करंट फॉर एग्जांपल 1 मिली एम्पियर मतलब बहुत छोटा होता है, फ्लोज थ्रू द कॉइल विल रोटेट। ठीक है, द रोटेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो जैसा कि आपको बताया, जो हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसके अंदर भी जब हम करंट फ्लो करते हैं तो वो रोटेट करती है, वैसे यहाँ पे भी जो कॉइल है वो रोटेट करेगी। ठीक है, और इसलिए वो उससे सिमिलर है। नाउ वोल्ट मीटर एंड एम्प मीटर आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो वोल्ट मीटर होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, एम्प मीटर होता है जिससे हम करंट नापते हैं, वो भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करता है, क्योंकि तुम करंट बढ़ाओगे तो उससे तुम्हारा रोटेशन भी बढ़ने वाला है। ठीक है, इन गैल्वेनोमीटर द पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अच्छा, इससे हमें करंट की डायरेक्शन भी पता चल जाती है कि भाई करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतना आसान है गैल्वेनोमीटर। नाउ ट्राई दिस, आपको वही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, बस टेक्स्ट बुक की भाषा भी आपको पता होनी चाहिए। सो कलेक्ट द मटेरियल एज शोन इन फिगर 4.15, यहाँ पे 4.15। इस तरीके से आपको एक मैग्नेट लाना है। ठीक है, मैग्नेट लाना है, यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या दिया है। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द गैल्वेनोमीटर, कीप द बार मैग्नेट इरेक्ट इन सच अ वे दैट इज नॉर्थ और साउथ पोल इज जस्ट बिलो द कॉपर वायर। तो ये जो कॉपर वायर है यहाँ पे, ये कॉपर वायर, इसके बराबर ये नीचे ही उसका एक पोल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ पोल, तो साउथ पोल है उसके नीचे। ठीक है, नाउ इफ द वायर इज kept moving from A to B, the pointer to the galvanometer gets deflected। तो यहाँ पे अगर उस वायर को आप इधर से उधर हिलाते रहोगे, ठीक है, मतलब जरा इसको इरेज कर दे। ठीक है, तो आपने अगर इसे पॉइंट A ले लिया, ये जो करंट इसकी पोजीशन है, और इससे आपने पॉइंट B ले लिया, तो अगर आप A से B इस वायर को मूव करते हो तब क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर हलचल दिखती है, उसके अंदर करंट दिखता है। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ मूव द मैग्नेट विद द वायर फिक्स्ड, the galvanometer pointer still gets deflected। अगर तुम वायर को एक ही पोजीशन में रखोगे, उसको नहीं हिलाओगे, लेकिन तुम मैग्नेट को हिलाओगे, मैग्नेट को ऊपर करोगे, नीचे करोगे, ठीक है, तो भी ये जो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट शो करेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदली, उससे जो है गैल्वेनोमीटर में करंट दिखा। ठीक है, नाउ एक और एक्सपेरिमेंट है। कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन फिगर 4.16a। दिस इज 4.16a। ठीक है, यहाँ पे हमारी सोलेनॉइड कॉइल, ठीक है, और इसका पूरा सर्किट कंप्लीट है, और ये हमारी गैल्वेनोमीटर की एक सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर के सर्किट में हमने यहाँ पे सिर्फ एक कॉइल दी है, प्लेन कॉइल, इसके अंदर कोई करंट नहीं है क्योंकि बैटरी कुछ नहीं लगाई है, यहाँ पे सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगाया है जिससे कि पता चल सके कि क्या उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट if we open the plug key and make the current 0 in the coil, the pointer of the galvanometer deflects to a side and quickly comes back to 0। तो अगर हम इस प्लग की को ओपन करें, ठीक है, अगर हम इस प्लग की को ओपन करें, ओपन करने से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा उसमें। ठीक है, और ये करंट 0 अगर हो गया ना, तो जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंट है वो एक
एक टाइम के लिए करंट दिखाएगा और फिर इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, जैसे हमने उसमें देखा था जो बल्ब है एक झटके में वो ग्लो हुआ और बंद भी हो गया, ठीक है। वैसे ही नाउ व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड कॉइल एंड द सोलेनॉइड कॉइल इज डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, द करंट इज स्टिल प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। अगर आपने इस सोलेनॉइड कॉइल में करंट को बंद करने की जगह करंट को चालू रखा, लेकिन आपने इस कॉइल को मतलब सोलेनॉइड कॉइल को इधर उधर मूव किया, तो भी क्या होगा, इसके अंदर हमें करंट देखने को मिलेगा। मतलब आपने क्या किया, वो सोलेनॉइड कॉइल है उसको थोड़ा मूव किया तो इसके अंदर हमें करंट दिखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा, बिना इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, और बिना मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस चेंज नहीं होगी। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेट, तो इसीलिए ओके। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दीस टू एक्सपेरिमेंट्स, तो भाई वही चीज है जो मैंने अभी अभी बताया था। नाउ एक और आपको फिगर दिया है, इवन इफ द सोलेनॉइड कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी, अ चेंज इन करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल प्रोड्यूसेस अ करंट इन द कॉइल। तो तुम सोलेनॉइड कॉइल को एक ही जगह पे रखो, लेकिन उसका करंट चेंज करो, करंट को बंद कर दो, उससे चालू करो, तो उससे क्या हो जाएगा, इट प्रोड्यूसेस अ करंट इन द कॉइल। जो कॉइल थी हमारी दूसरी वाली एकदम प्लेन जिसके अंदर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। If the solenoid coil is moved towards or away from the coil, we see a deflection in the galvanometer. अगर तुम solenoid coil को मूव करते हो, ठीक है, तो भी क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन दिखेगा। इसका मतलब इसके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मतलब उसका जो सुई है वो इधर उधर हिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, बस वही चीज है। नाउ ऑल्सो द फास्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड, लार्जर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर। तो हमने यहाँ पे एक चीज ये नोटिस की जो वहां पे हमने नोटिस नहीं की थी, कि तुम जितनी फास्ट सोलेनॉइड को इधर से उधर मूव करोगे, उतना ही ज्यादा इसके अंदर करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ लेनी है। Now, if the current in the solenoid coil is changed, a current is produced in the coil, or if the solenoid coil is moved towards the coil, then also current is produced in the coil. तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल गए, या तो आप करंट से छेड़छाड़ करो, या तो वो सोलेनॉइड कॉइल की पूरी उसकी पोजीशन ही चेंज कर दो, ठीक है। ये दोनों करने से आपको क्या मिलने वाला है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलने वाला है। इसका मतलब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, बस वही चीज है, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन मिलता है इससे, और वो क्या है, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। If a current is switched on or off in the solenoid coil, a current is induced in the coil. तो अगर सोलेनॉइड कॉइल को तुम करंट ऑन करते हो, ऑफ करते हो, तो जो हमारी सादी वाली कॉइल थी उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, मतलब उसके प्रभाव में उसके अंदर करंट बनेगा। Such an induction is also observed when the current in the solenoid coil is increased or decreased. तो जब सोलेनॉइड कॉइल में तुम करंट को सिर्फ बढ़ाते हो या कम करते हो, ऐसा नहीं है कि जीरो ही करना है, ऑन ही करना है, ऑफ ही करना है, तुम उसको बढ़ाते भी हो या कम भी करते हो ना, तो भी इंडक्शन देखने को मिलता है। करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड असाइड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द सोलेनॉइड। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कॉइल को सोलेनॉइड के सामने रखने की जगह उसके साइड में मूव कर देंगे, तो भी उसमें करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि उसकी मूवमेंट चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, और आपका काम यहाँ पे हो गया। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट्स इट इज अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसको हाईलाइट कर लेना। तो देखिए क्या होता है, जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अरे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब जो ऐसा ऐसा आप देख रहे थे ना, ये सब लाइंस बनी हुई, इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जब ये चेंज हो जाती है, तब जो कॉइल है उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। तो जो करंट उसके अंदर, वो कॉइल के अंदर आ रहा है इसके प्रभाव में, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। सो इज इट क्लियर पीपल? कोई डाउट है यहाँ पे? तो इसके आगे हम बढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे। कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट है? नहीं, लैगिंग का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, साथ इट इज योर इंटरनेट इशू, ठीक है। अब समझ में आ गया? ओके, यश है, तनिष्क है, साध है, मिष्टी है, अक्षय है, 5 लोग है वैसे। वाह भाई, 8 लाइक हो गए आज तो, मजा आ गया, बढ़िया। किसी को कोई डाउट है क्या? साथ भाई को तो नहीं है, बाकी लोगों को है तो बता दो, क्योंकि डाउट पूछने के लिए ही ये क्लास बनी हुई है, ठीक है। चलो, नो डाउट्स नो डाउट्स। और मैंने जो निर्णय लिया था, क्लास बंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, और आई होप ऐसे ही आप बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, नो डाउट्स है।
बाकी लोगों को भी नहीं है ना, नाउ इट्स नॉट लैगिंग। अरे लैग हो ही नहीं सकता ना, मैंने बोल दिया वैसा प्रॉब्लम अभी आ ही नहीं सकता, इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये क्या होता है, हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया। लेफ्ट हैंड रूल में याद है सबको, FBI। FBI का मतलब क्या है, अगर तुमने फिंगर्स को इस तरीके से पकड़ा है लेफ्ट हैंड की, तो ये जो ऊपर वाली फिंगर है ये फोर्स बताएगी, मिडल फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपको बताएगी करंट। ये आपको याद है। अब हम राइट हैंड के केस में देखने वाले हैं। तो राइट हैंड के केस में कैसा है, मैं आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूँ। इसके लिए छोटा सा वीडियो 1 मिनट का, उसे हम देख लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए इसके बारे में। कहाँ पे है जी, हाँ। अगर मैं इस वायर को फील्ड में ऊपर की तरफ पुश करूं, देखो हमने ना कुछ इस तरीके का क्या कहते हैं सेटअप बना के रखा है। इसके अंदर क्या है, देखो ये है हमारा वायर, ठीक है, या फिर कह लो कंडक्टर, जो भी कह लो यार, साइंटिफिक भाषा है वो। और ये है हमारे 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और इनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये है हमारा वायर, ठीक है। और इसका पूरा सर्किट भी कंप्लीट होगा, बस इसके अंदर दिखाया नहीं गया है। अब इसको अगर हम ऊपर नीचे मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होने वाली है। भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, बस हमें उतना ही तो चाहिए। तो वही कर रहे हैं अब यहाँ पे, देखिए कुछ ऐसे ऊपर की तरफ पुश इंड्यूस करंट होने वाली है। और हमें एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर केस में इंड्यूस करंट ये बाहर की तरफ होती है, आउट ऑफ द स्क्रीन। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। हाँ, अब देखो अगर इसी केस में मैं एक कंडक्टर को नीचे की तरफ पुश करता तो फिर ये करंट ये अंदर की तरफ इंड्यूस होती। और देखो इंड्यूस करंट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। अगर हम फील्ड की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर देते ना, तो भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाती है। तो इस वीडियो में हमारा सवाल ये है कि हम कैसे याद रखें कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये किस डायरेक्शन में आ रही है। देखो हमारा सवाल ये नहीं है कि करंट ये आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों इंड्यूस हो रही है, ये हमें एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है। हमारा सवाल ये है कि जब फील्ड लेफ्ट हो और हम कंडक्टर को ऊपर की तरफ पुश करें तो कैसे हम याद रखें कि करंट बाहर की तरफ इंड्यूस होगी। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक नए रूल का, राइट हैंड जनरेटर रूल। तो इसके लिए तो हमने राइट हैंड को लेना और उसकी 3 उंगलियों को कुछ ऐसे खोल देना, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को कुछ ऐसे खोलना कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे थंब ये फोर फिंगर के परपेंडिकुलर है, ये फोर फिंगर ये मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर है, और हमारी थंब भी ये मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर है। तो उसके बाद हमारी थंब ये बताएगी फोर्स के डायरेक्शन को, यानी कि हमारा कंडक्टर ये किस डायरेक्शन में पुश हो रहा है, किस डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लग रही है। और हमारी फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, और इसे हमने रिप्रेजेंट किया है बी से। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एम का, पता नहीं क्यों। और फिर हमारी मिडिल फिंगर ये बता देगी इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को। अब अगर मैं इसी रूल का इस्तेमाल करूं इस एग्जांपल में, तो देखो यहाँ पे हमारी कंडक्टर ये ऊपर की तरफ पुश हो रही है, यानी कि इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो मैंने अपने थंब को ऊपर की तरफ अलाइन करके रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड ये है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मेरी फोर फिंगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में अलाइंड है। तो फिर जिस डायरेक्शन में मेरी मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी वही हो जाने वाली है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, और ये पॉइंट कर रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। और देखो एक्सपेरिमेंट से हमें पता है कि इस पर्टिकुलर केस में इंड्यूस करंट ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट करने वाली है, तो ये बिल्कुल ही सही आया है। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ओके सर जी, चलो सो लेट्स कंटिन्यू विथ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं और आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे 5 मिनट बाद, ठीक है। सो व्हेन विल द इंड्यूस्ड करंट इन द इलेक्ट्रिक कंडक्टर दैट इज कॉइल बी मैक्सिमम? मैक्सिमम कब होगा ये करंट? इट विल बी मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, बहुत अच्छे, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए ना यहाँ पे बना के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, मतलब यहाँ पे आप वायर को कंसीडर कर लो, तो उस वायर को तो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना, मतलब उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे फोर्स लगाना। समझ में आई बात? जो अभी अभी हमने वीडियो देखा ना, उसमें हमने वही देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरीके से थी, लेटी हुई इस तरीके से, और जो हमारा जो पुश था वो इस तरफ था। तो ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर ही तो है ना। सो इससे हमें मैक्सिमम करंट मिलता है।
So in order to show the direction of the induced current, Fleming's right hand rule is very useful. तो इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये है मोशन ऑफ कंडक्टर, जो कि है आपका थंब, ठीक है. नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज योर इंडेक्स फिंगर एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज योर मिडल फिंगर. दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड. So stretch the thumb, the index finger and the middle finger in such a way that they will be perpendicular to each other. In this position, the thumb indicates the direction of motion of the conductor, the index finger the direction of the magnetic field, and the middle finger shows the direction of induced current. And this rule is known as Fleming's right hand rule. Simple, एकदम सिंपल. ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई भी डाउट है तो पूछ लेना. अच्छा, एक लास्ट चीज रह गई है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. तो माइकल फैराडे, born 1791, dead 1867, was an experimental scientist. He was not formally educated. उनकी फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं हुई थी. Teenager Michael started working in a book binding shop. While reading books there, he got interested in science. मतलब उनकी स्कूली पढ़ाई ऐसे कुछ खास नहीं थी, लेकिन वो एक बुक बाइंडिंग शॉप में काम करते थे, जहाँ पे वो बुक्स को बहुत सारे पेपर्स को लाके ऐसे एक साथ लगाया जाता है ना बुक बनाने के लिए. तो वहाँ पे उन्हें साइंस में इंटरेस्ट आया. सर हम्फ्री डेवी अपॉइंटेड हिम एज अ लैबोरेटरी असिस्टेंट इन द रॉयल इंस्टीट्यूट लंडन. There he discovered the laws of electromagnetic induction and the laws of electrolysis. Several universities offered him honorary degree, but Faraday refused to accept such honors. Honorary degree का मतलब होता है कि उनका actual education तो था नहीं, लेकिन फिर भी उनको डिग्री दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत महान काम किया है. लेकिन फिर भी वो कहते थे कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मुझे डिग्री नहीं चाहिए. समझ में आई बात? So he was a very great scientist and we should honor him. And put your doubts in the comment section or in the live chat now itself. आज का सेशन खत्म होने का टाइम आ गया है और कल का सेशन शायद, मतलब कल नहीं परसों का सेशन शायद लास्ट सेशन होगा. फ्लेमिंग का राइट एंड लेफ्ट रूल सेम है, तो बस हाथ दूसरा है. हाथ दूसरा होने से पता है क्या, इससे एक चीज है कि अगर तुम हाथ बदल देते हो ना, तो हो सकता है कि तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो जाए. ठीक है, दोनों हाथों को अगर आप देखो, गौर से ऑब्जर्व करो, तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं और है, यहाँ पे कहीं और है, जबकि बाकी दोनों डायरेक्शंस, ये वाली और ये वाली सेम डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरे हाथ में बदल जाती है. कैन यू सी? बाकी दोनों सेम है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बदल गई, तो इसीलिए हम अलग अलग ही इस्तेमाल करते हैं. हेलो प्रणव, माय डाउट इज तेरे स्टडी कैसे चल रहे हैं? मेरा स्टडी तो बहुत अच्छा चल रहा है एंड आई होप प्रणव की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज का सेशन खत्म करें क्या? खत्म करें आज का सेशन? Pranav, you can watch the repeat because you have come late, right? खत्म करें. और लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना भाई. लाइक देखकर बड़ी खुशी होती है मुझे, इसीलिए बोल रहा हूँ. So let's stop and meet you in the next session. Okay. So thank you so much. Good night, sweet dreams. Take care and stay home, stay safe. Bye bye.